फर्स्ट पेज निकालना है वो निकाल. So, hello everyone. I welcome you all. My name is Ayushi Aroda and I welcome you to my YouTube channel. And today we are doing class 12th economics, okay, of CBSE board. And today we are doing Indian economics. तो हमारी जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स हम कर रहे हैं क्लास 12 की, एंड उसके अंदर हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है पॉवर्टी, यानी कि हम गरीबी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं. पॉवर्टी की वीडियो 1 पहले ही बन चुकी है. वीडियो 1 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, यानी कि एक मोटे रूप से हमने पॉवर्टी होती क्या है, गरीबी होती क्या है, उसको समझने की कोशिश की थी. Then we talked about the meaning of poverty, कि यानी कि गरीबी का मतलब क्या होता है. So a person who is not able to fulfill his or her basic requirements या basic needs, that person is considered as poor. यानी कि जिसको फूड, क्लोथिंग और शेल्टर नहीं मिल रहा, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर नहीं मिल रहा, उस इंसान को हम गरीब कह देते हैं, पुअर कह देते हैं. ठीक है, रोटी कपड़ा मकान ऐसे याद रख लेना. फिर आगे कहते हैं हु आर पुअर. भाई अब इसमें दो चीजें और ऐड हो गई हैं हु आर पुअर में. एक तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर तो है ही है, उसके बाद में एक हो गया आपका एजुकेशन, जो आपके पास बेसिक प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, और हेल्थ फैसिलिटीज. ठीक है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की डेट में हेल्थ को भी बहुत ज्यादा वैल्यू दी जा रही है. तो इसलिए बोल रहे हैं कि हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है. आज हमें जहां से शुरू करना है, 4.1, 4.2, 4.3 हम पहले कर चुके हैं वीडियो 1 में. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 4.4 which talks about measures of poverty, relative and absolute. बेटा इसका साइज थोड़ा हल्का सा एक और बड़ा कर दो. हो सकता है कि नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं. हाँ हो गया ठीक है. हाँ जी, ऑल राइट. सो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि पॉवर्टी को मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरीके की पॉवर्टी है. गरीबी दो तरीके से है, वन इज रिलेटिव पॉवर्टी एंड वन इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी. ठीक है, अब दोनों पॉवर्टी के बारे में हम क्या समझते हैं, ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. यहाँ से हो सकता है कि आपका 1 मार्कर बोर्ड एग्जाम में फ्रेम हो जाए, क्योंकि सिंस इट्स एन एमसीक्यू पेपर तो हो सकता है यहाँ से वो क्वेश्चन फ्रेम करें. तो चलिए पहले आप इसे रीड करेंगे, फिर मैं समझाऊंगी, फिर देखते हैं एमसीक्यू किस तरीके से आएगा इधर से, अगर आएगा तो. Measures of poverty, relative and absolute. The problem of poverty can be overcome only when poor people are identified. For this, extent of poverty needs to be worked out. There are two measures to determine the extent of poverty, relative poverty and absolute poverty. आगे भी पढ़ो. हाँ जी पढ़ो पढ़ो, रुक क्यों गए. Measures of poverty, relative poverty refers to the poverty of people in comparison to other people, regions or nation. Absolute poverty refers to the total number of people living below the poverty line. फिर है relative poverty, meaning relative poverty refers to the poverty of people in comparison to other people, regions or nations. If example, if Ram has lower income in comparison to Shyam, then we can say that Ram is relatively poor. Importance, it helps in understanding that relative possession of different segments of the population. Limitation, if it only reflects the relative position of different segments of the population in the common hierarchy, income hierarchy. It does not consider how poor or the poor person is or whether he is deprived of the basic minimum requirements of life or not. हाँ जी, यहाँ तक आपको क्या समझ में आया उसको एक्सप्लेन करो. तो हमने पहले पढ़ा है कि पहले उसको हमने बताया कि जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि जो एक पर्सन है वो पुअर कब होएगा, जिसके दो मेजर्स हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए. एक है रिलेटिव पॉवर्टी और दूसरा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी.
रिलेटिव पॉवर्टी में वो पीपल आएंगे जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे दो पीपल के बीच में, दो रीजन्स के बीच में और दो नेशंस के बीच में। मतलब दो स्टेट्स के बीच में भी हो सकता है, दो कंट्रीज के बीच में भी हो सकता है और दो पीपल के बीच में भी हो सकता है। फिर हमने इसमें जैसे सेम रिलेटिव पॉवर्टी में मीनिंग बता रखा है वही कि हम रिलेटिव पॉवर्टी कब देखेंगे, जब हम किसी पीपल के बीच में कंपैरिजन कर रहे होंगे रीजन्स के और नेशन के बीच में। फिर उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर राम की इनकम लोअर है श्याम से, तो जो राम है वो रिलेटिव पॉवर्टी में है, तो इसमें कंपैरिजन हो रहा है दोनों की इनकम के बीच में। फिर इसमें बताया कि इम्पोर्टेंस, तो इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन हमें पता चलेगा कि वो कौन से पोजीशन में है, या वो रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है। फिर लिमिटेशन ये है कि इससे हमें पता लग जाता है कि जो पॉपुलेशन है उसकी इनकम की हायरार्की क्या है। और उसमें इनको फर्क ये उससे कि उसमें ये उससे में ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो बंदा कितना पुअर है, वो कहाँ, क्या उसकी बेसिक नीड्स प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, इसको एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? हो सकता है आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए ऊपर कर दो जहां से एक्सप्लेन करना है। बोल रहे हैं मेजर्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी को नापने के दो तरीके हैं। मेजर समथिंग, हाउ टू मेजर समथिंग। तो बोल रहे हैं दो पॉवर्टी होती है, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी और एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। आगे लिखा है द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी कैन बी ओवरकम व्हेन पुअर पीपल आर आइडेंटिफाइड। जब जो गरीबी की जो प्रॉब्लम है ये कैसे दूर होगी, जब हमें पता चलेगा ये लोग पुअर है, तभी तो हम उनको हेल्प प्रोवाइड करेंगे ना, अदरवाइज तो हम उन्हें हेल्प प्रोवाइड नहीं कर सकते। फॉर दिस एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी नीड्स टू बी वर्कड आउट। तो अब देर आर टू मेजर्स टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। एक्सटेंट मतलब कि कितनी गरीबी है। हो सकता है कि किसी को रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिल रहा, हो सकता है कि किसी को रोटी तो मिल रही है, कपड़े तो मिल रहे हैं, लेकिन घर नहीं है। सबकी अलग अलग पॉवर्टी हो सकती है ना, राइट? तो देर आर टू काइंड ऑफ पॉवर्टी, वन इज रिलेटिव पॉवर्टी एंड नंबर टू इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है और एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, दोनों ही समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा है मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, यहाँ आप दो बॉक्सेस देख रहे हो। रिलेटिव पॉवर्टी में लिखा है रेफर्स टू पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रीजन्स और नेशन। यानी कि रिलेटिव का मतलब क्या हो गया, इन रिलेशन टू सम अदर पर्सन, सम अदर रीजन और सम अदर नेशन। यानी कि जहां पर कंपैरिजन आ जाता है वो आपकी रिलेटिव पॉवर्टी हो जाती है। आपके पास बुक होगी, बुक में लिख लो, रिलेटिव के आगे एरो करके लिखना बेटा कंपैरिजन, ठीक है? तो जहां आप दो या दो चार चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो तब वो क्या हो गई, रिलेटिव पॉवर्टी। अगर हम बोले कि इंडिया, अगर हम इंडिया और यूएसए का एग्जाम्पल ले, तो दो अलग अलग जगहें हो गई, दो अलग अलग नेशंस हो गए। तो हम लिख सकते हैं इंडिया इज रिलेटिवली पुअर देन यूएसए, कि भाई यूएसए से थोड़ा गरीब है। ऐसा हम एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं, या किसी और कंट्री का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम दो रीजन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हम ये बोल सकते हैं कि लाइक सिक्किम इज रिलेटिवली पुअर देन दिल्ली, दिल्ली से सिक्किम ज्यादा पुअर है, इस तरीके से। तो रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया, जहां पर आपने दो जगहों को कंपेयर कर दिया। आप दो लोगों को भी कंपेयर कर सकते हो, एक बेगर ले लो और एक आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ले लीजिए या कुछ भी ले लो, तो आप क्या बोलेंगे, दिस पर्सन इज रिलेटिवली पुअर देन दैट। सो सिंस वी आर रिकॉर्डिंग दिस और बाहर की भी थोड़ी बहुत आवाजें आ जाती, तो बीच बीच में थोड़ा मैं पॉज हो गया था बाई चांस। तो
मतलब एक एग्जाम्पल है, सॉरी मुझे इस पे कोट मत करना बिल्कुल भी कि मैंने ऐसा एग्जाम्पल दे दिया, बट ठीक है। तो कोई भी चीज हो सकती है, जैसे आप और मैं, हम दोनों भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। हो सकता है कि आप मेरे से ज्यादा रिच हो, मैं आपसे गरीब हूँ, तो फिर क्या हो सकता है कि तो दिस पर्सन, ऐसे दो पर्सन ले लेते हैं, एक पर्सन ए एक पर्सन बी। पर्सन ए के पास ज्यादा पैसा है और पर्सन बी के पास कम पैसा है, तो हम क्या बोलेंगे? पर्सन बी इज रिलेटिवली पुअर देन पर्सन ए। पर्सन ए से मतलब पर्सन ए क्या है? अमीर है, और पर्सन बी क्या है? गरीब है, लेकिन इन कंपैरिजन टू ईच अदर। हो सकता है दोनों ही बहुत गरीब हो, लेकिन आपस में अगर कंपेयर कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि एक अमीर है और एक गरीब है ना? ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। अब when we are talking about absolute poverty, now absolute poverty refers to the total number of people living below poverty line. तो absolute poverty क्या है? refers to the total number of people living below the poverty line. absolute में मतलब as a whole हम देख रहे हैं कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। अब एक पॉवर्टी लाइन होती है, जैसे मैथ्स में बचपन में नंबर लाइन की थी, हिस्ट्री में टाइम लाइन किया था, इस तरीके से इकोनॉमिक्स में आपके पास क्या है? एक पॉवर्टी लाइन है कि भाई जिनको ये बेसिक चीजें भी नहीं मिल रही, वो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गए। इनको बोलते हैं बीपीएल का, लोगों का कार्ड बनता है, जो लोग राशन वगैरह लेने जाते हैं, बीपीएल का कार्ड होता है, उसको दिखाते हैं और फिर राशन वगैरह लेने जाते हैं। दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। सो इतना बात समझ में आ गया कि रिलेटिव का मतलब है कंपैरिजन, और एब्सोल्यूट में हम एज अ होल देख रहे हैं कि इतने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अब रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, मीनिंग। अब इनका मीनिंग, एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन पढ़ेंगे, समझेंगे चीजों को। तो मीनिंग में लिखा है रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रीजन और नेशंस। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ना बेटा, वो कंपैरिजन है। कंपैरिजन को अंडरलाइन करो अपनी बुक में, ठीक है? कि रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब पता कैसे चल सकता है? हो सकता है आप अमीर हो और मैं गरीब हूं, सो व्हाट वी विल से कि आई एम रिलेटिवली पुअरर देन यू, है ना? इस तरीके से, या आप गरीब हो मैं अमीर हूं, ऐसा कुछ भी, मतलब एक XYZ एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो ये रिलेटिवली पॉवर्टी कब होती है? जब हम दो लोगों को कंपैरिजन होता है बिटवीन टू पीपल और रीजन्स और नेशन, तो कंपैरिजन जहां पर होगा वो रिलेटिव पॉवर्टी हो गई। अब एग्जाम्पल क्या है? इफ राम हैज लोअर इनकम इन कंपैरिजन टू श्याम, ठीक है, मान लो दो बच्चे हैं, तो एक एग्जाम्पल है, इफ राम हैज लोअर इनकम इन कंपैरिजन टू श्याम, देन वी कैन से दैट राम इज रिलेटिवली पुअर। अगर राम की इनकम श्याम से कम है, तब हम क्या बोलेंगे कि राम इज रिलेटिवली पुअरर देन श्याम, यही बोलेंगे ना। अब इम्पोर्टेंस क्या है? हम रिलेटिव पॉवर्टी को क्यों रखा हुआ है हमने? हम कंपेयर कर ही क्यों रहे हैं? ठीक है, सो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। हम कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें जो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन है उनके बारे में पता चल सके, है ना? ठीक है, नाउ लिमिटेशंस। It only reflects the relative position of different segments of the population in the income hierarchy. It does not consider how poor the poor person is or whether he is deprived of the basic minimum requirements of life or not. कह रहे हैं, it only reflects the relative position of different segments of population in the income hierarchy. यानी कि इनकम, किसकी इनकम ज्यादा है, किसकी इनकम कम है, इसके बेसिस पे सेग्रीगेशन हो रहा है, डिफरेंट सेगमेंट्स बन रही हैं, ठीक है? इट डज नॉट कंसिडर हाउ पुअर द पुअर पर्सन इज
और वेदर ही इज डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ और नॉट। मान लो दो लोग हैं और दोनों ही गरीब हैं, हम बोल रहे हैं कि ये जो पर्सन ए है ना ये बी से ज्यादा गरीब है। अगर मैंने एक एग्जांपल लिया कि पर्सन ए इज रिलेटिवली पुअर देन पर्सन बी, ठीक है, ए जो है वो बी से भी ज्यादा पुअर है, तो फिर यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन हो गया। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि क्या उनके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है लाइफ की, क्या उनकी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल हो रही हैं, सच एज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड एजुकेशन एंड हेल्थ एज वेल। तो क्या उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही, ये सारी चीजों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब समझ में आ गया कि जब हमने दो लोगों की पॉवर्टी को कंपेयर किया और हमने बताया कि ये एक पर्सन इसके कंपैरिजन में ज्यादा पुअर है, दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन ये है कि हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। समझ में आ गया? हाँ जी, चलिए आगे। हाँ, now we are going to talk about absolute poverty, right? हाँ, थोड़ा सा प्रिंट थोड़ा सा क्लियर नहीं है। आपके पास बुक होगी, बुक भी खोल के रख लेना साथ में। चलिए पढ़ना शुरू कीजिए। हाँ हाँ पढ़ो बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही कृष्णा। आवाज हाँ अब हाँ आ गई आ गई, अब आ अब रही आ है। गई आप। हाँ आ रही है, बोलो बोलो। Absolute poverty. Absolute poverty refers to the total number of people living below the poverty line, that is, total number of poor people. Example, according to absolute measure, around 22% of India's population is below poverty line. Importance, the concept of absolute poverty is relevant for the less developed countries like India, where there is abundance of poverty. It helps to measure the number of poor people. Limitation, the method of poverty line used to measure absolute poverty does not differentiate between the very poor and the other poor. Moreover, it does not consider social factors that generate and are responsible for poverty, like literacy, ill health, lack of access to resources, discrimination, or lack of civil and political freedom. हाँ जी, क्या समझ में आया आपको एब्सोल्यूट पॉवर्टी से? एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है जो जितने भी टोटल नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे होते हैं उन्हें उसको उनको हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी में काउंट करते हैं। जैसे उन्हें एग्जांपल दिया है कि अराउंड 22% ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। फिर उन्होंने इम्पोर्टेंट बताया है कि जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज में है, जैसे इंडिया, जिसमें बहुत सारी पॉवर्टी है। और इससे हमें एक मेजर नंबर ऑफ पीपल पता लग जाते हैं जो पुअर है और जो बिलो पॉवर्टी लाइन में के अंडर रह रहे होते हैं। फिर लिमिटेशन है, जो मेथड है पॉवर्टी लाइन का वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए यूज होता है, और वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है वेरी पुअर में और पुअर में। और उन्होंने बताया कि वो सोशल फैक्टर्स भी जनरेट नहीं कर पाता, जैसे हमारा लिटरेसी हो गया, इल हेल्थ हो गया, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, और लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम हो गया। ठीक है, चलिए इसको एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी से हम क्या समझते हैं? रिलेटिव पॉवर्टी में तो बेटा जी हमने कंपैरिजन की बात की थी कि मान लो राम और श्याम दो बच्चे हैं और उनको हमने आपस में कंपेयर कर लिया कि श्याम इज रिलेटिवली मोर पुअर देन राम। श्याम ज्यादा पुअर है राम से। हो सकता है दोनों ही बच्चे गरीब रहे हो, बट हो सकता है कि एक का दो दो लोगों का आपस में जो कंपैरिजन होता है दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट मतलब क्या? सबका।
टोटल नंबर ऑफ पीपल, है ना। सो इसका मीनिंग पहले पढ़ते हैं। मीनिंग में लिखा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल, यानी कि अगर मैं इंडिया की बात करूं कि मुझे इंडिया की एब्सोल्यूट पॉवर्टी निकालनी है, तो हम यहाँ पर कैसे काउंट करेंगे कि पूरे इंडिया में टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो दी पॉवर्टी लाइन। तो यानी कि पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग आते हैं टोटल, किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा, टोटल कि अच्छा मान लो एक एरिया का एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया है ए, और इस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, 100 लोग रह रहे हैं। उसमें से जो 50 लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन विल बी कंसिडर्ड अंडर द टर्म एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर कंसिडर किए जाएंगे, है ना। सो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या आएगा कि कितने टोटल लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। According to absolute measure, around 22% of the Indian population is मेरे को यहाँ का is below poverty line ही होगा ये, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट क्लियर नहीं है। सो ये कह रहे हैं कि according to the absolute measure 22% of India's population is below poverty line। यानी कि जिनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं फुलफिल हो पा रही, वो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आ गए। एग्जाम्पल में ये हो गया। इंपॉर्टेंस में लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज रेलेवेंट फॉर द लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, where there is abundance of poverty, it helps to measure the number of poor people। तो ये कह रहे हैं कि ये जो इसका इम्पोर्टेंट क्यों है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज is relevant for the less developed countries like India where there is abundance of poverty। देखो बहुत सारे लोग इंडिया में गरीब हैं, although India is a developing country, हमारी कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप कर रही है, पॉवर्टी को हमने बहुत हद तक पीछे छोड़ भी दिया है। अब आज की डेट में बहुत सारे लोगों को खाना मिल भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी अभी भी कुछ हद तक, क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि वी हैव अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि सबको खाना मिलना मुश्किल हो जाता है कि नहीं। अगर यहीं पर कम पॉपुलेशन होती तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री में भी लोग भूखे नहीं सोते, उनको हमेशा खाना मिलता ही, है ना। सो इट हेल्प्स टू मेजर द नंबर ऑफ पुअर पीपल। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इससे हमें पता चल जाता है कि मोटा मोटा कितने लोग गरीब हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का फायदा ये है, ठीक है। Now, when we talk about the limitations of absolute poverty, अब इसकी बुराई क्या है, लिमिटेशन, डिसएडवांटेज, इस तरीके से, या डीमेरिट, कोई भी वर्ड अगर आपको पेपर में आ जाए तो इसका डीमेरिट क्या है, लिखा है the method of poverty line used to measure absolute poverty does not differentiate between the very poor and the other poor। कह रहे हैं कि ये मान लो एक पॉवर्टी लाइन है हमारी, ठीक है, एक सीधी सी पॉवर्टी लाइन है। इस पॉवर्टी लाइन में ये नहीं बताया जाता कि, ये तो बता दिए ये पॉवर्टी लाइन है एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए, बट हम ये नहीं बता पा रहे कि ये वेरी पुअर है और ये अदर पुअर है। मान लो कुछ लोग हैं जो कि 2 लोग हैं और दोनों लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं, लेकिन उन दोनों में से एक जो बंदा है उसके पास में फूड भी है और क्लोथिंग भी है, यानी कि कपड़े भी हैं उसके पास और उसके पास खाना भी है, तीनों टाइम का उसे मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो पुअर है, ठीक है। मे बी बिकॉज उसके पास घर नहीं है, एजुकेशन नहीं है और हेल्थ नहीं है, ठीक है। और एक पर्सन है जिसके पास फूड ही नहीं है खाने को। तो दोनों के बीच में हमारा जो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाला ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, ये इसकी लिमिटेशन हो गई, कमी हो गई कि भाई हम ये नहीं बता पा रहे कि ये ज्यादा गरीब है और ये थोड़ा कम गरीब है, कि भाई जो ज्यादा गरीब है एटलीस्ट उसको तो खाने की चीजें प्रोवाइड कराएं हम, है कि नहीं। हाँ, तो इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये इसकी एक लिमिटेशन रही है। मोर ओवर इट डज नॉट कंसिडर सोशल फैक्टर्स दैट जनरेट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी लाइक illiteracy, ill health, lack of access to resources, discrimination,
और लैक ऑफ क्या लिखा है वो, सिविल्स क्या लिखा है इधर, क्लियर नहीं है बेटा जी। Lack of civil and political freedoms. अच्छा अच्छा, लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक इसकी लिमिटेशन और ये भी हो गई कि इधर सोशल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया जाता, जैसे कि पॉवर्टी, इलिटरेसी, इल हेल्थ, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स। तो इन सारी चीजों को कंसिडर नहीं किया जा रहा, ठीक है। ऑब्वियसली हर जगह की सोशल फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं ना, है कि नहीं। मान लो मैं यहाँ, हम नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, तो हमारे यहाँ के सोशल फैक्टर्स अलग अलग होंगे, साउथ इंडिया में अलग होंगे, या मैं यूएसए में रहती होंगी वहां पे अलग होंगे, है ना। तो हर जगह के अलग अलग होते हैं। आगे लिखा है हाउ टू मेजर एब्सोल्यूट पॉवर्टी। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू मेजर एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कैसे नापेंगे। चलिए, ऊपर जो पढ़ा वो समझ में आया, हाँ, फिर से रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। नहीं. नहीं, चलिए ये बॉक्स पढ़िए। How to measure absolute poverty? In India, poverty line is used as a standard to measure the number of poor people. In poverty line, a standard is fixed in terms of minimum level of consumption. Absolute poverty refers to a situation when a person fails to reach this minimum consumption level. So, in context of India, proportion of people living below poverty line gives the absolute measure of poverty. In this chapter, we will take poverty in the sense of absolute. हाँ जी, एक्सप्लेन कीजिए क्या समझ में आया। ये वाला समझ नहीं आया. ये वाला समझ में नहीं आया, चलिए ठीक है। बात करते हैं हाउ टू मेजर एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम कैसे मेजर करें, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसके जवाब में इन्होंने लिखा है इन इंडिया पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड टू मेजर द नंबर ऑफ पुअर पीपल। हम बोल देते हैं कि ये पॉवर्टी लाइन है, और इस पॉवर्टी लाइन के नीचे जितने लोग आते हैं वो सारे लोग गरीब हैं, ठीक है। पॉवर्टी लाइन हमने क्यों बनाई, ताकि हम नंबर ऑफ पुअर पीपल को मेजर कर सके, कि भाई इस एरिया में 100 गरीब लोग हैं और इस एरिया में 200 गरीब लोग हैं, इस तरीके से। तो आगे लिखा है इन पॉवर्टी लाइन अ स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। पॉवर्टी लाइन में एक स्टैंडर्ड फिक्स हो जाता है। हमने बोला कि जिसके पास 2 वक्त का खाना है, घर है, और अच्छी क्लोथिंग है, वो पर्सन, मतलब शेल्टर है, चाहे वो टेम्पररी भी हो, अगर शेल्टर है तो वो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं आएंगे। और जिनके पास ये बेसिक चीजें नहीं है, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन को भी वो मीट नहीं कर रहे, वो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आएंगे, ठीक है। नाउ एब्सोल्यूट पॉवर्टी refers to a situation when a person fails to reach this minimum consumption level। कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में वही हम उन लोगों को गिन रहे हैं जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे है। सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी refers to a situation when a person fails to reach this minimum consumption level, जब ये मिनिमम कंजम्पशन लेवल भी मीट नहीं हो पा रहा, उनको हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी में डाल रहे हैं उन लोगों को, है ना। So, in this context of India, proportion of people living below poverty line gives absolute measure of poverty। यानी कि हम absolute poverty कैसे measure कर रहे हैं, हम इस ऐसे measure कर रहे हैं कि जितने लोग, ये poverty line है, poverty line के नीचे जितने भी लोग रह रहे हैं, that is people living under below poverty line, below poverty line में जितने लोग रह रहे हैं वो सब absolute poor है, वो सब एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आएगा। समझ में आया कृष्णा जी, बहुत बहुत सिंपल है। एक पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन के नीचे जितने भी लोग रह रहे हैं वो लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में बता रहे हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर कर रहे हैं। मेजर कैसे करेंगे हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी को, अगर आपसे कोई सीधा सीधा सवाल पूछ ले कि हाउ विल यू मेजर एब्सोल्यूट पॉवर्टी, तो आप बोलेंगे कि जितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं वो लोग सारे एब्सोल्यूट पुअर है, यानी कि वो एकदम गरीब है,
ठीक है, क्योंकि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में मीट नहीं हो रही है. सो इन दिस चैप्टर वी विल टेक पॉवर्टी इन द सेंस ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी. जहां पर भी हम पॉवर्टी की बात करेंगे इस चैप्टर में, वो हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी के टर्म्स में बात करेंगे. हम रिलेटिव पॉवर्टी के टर्म्स में बात नहीं करेंगे, हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी के टर्म्स में बात करेंगे कि इतने लोग ये पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं. ठीक है, इतने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं, तो ये लोग एब्सोल्यूट पुअर हो गए. समझ में आया कि भाई गरीबी रेखा के जितने लोग नीचे आ रहे हैं वो लोग एब्सोल्यूट पुअर हैं, और हम इसी के बेसिस पे मान रहे हैं. और वो पॉवर्टी लाइन किस बेसिस पे है कि जिनको फूड क्लोथिंग शेल्टर नहीं मिल रहा, एजुकेशन नहीं मिल रही, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं मिल रही, वो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में आएंगे. है ना, समझ में आ गया. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, बेटा एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. पूरे पूरे चांसेस हैं कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 1 मार्कर बनकर आएगा. अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो. कोई डाउट है? अच्छा, यूट्यूब में भी जो बच्चे जुड़ेंगे उनको अगर कोई डाउट होगा कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, तो वो लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं जरूर आंसर करूंगी. ठीक है, जिनको डाउट्स होंगे मैं डाउट्स का जवाब जरूर देती हूँ. ऐसा नहीं होता कभी भी कि मैं डाउट का जवाब ना दूं. तो आप अपना डाउट लिख लीजिए, मैं उसका आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगी, पूरे उसपे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. अगर ज्यादा किसी का कॉम्प्लिकेटेड डाउट हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना. ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी, आप लाइक शेयर करते हो तो सबका मोटिवेशन बढ़ जाता है. ठीक है, तो धन्यवाद उसके लिए. और बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब बहुत लोग करते हैं और बहुत लोगों को अच्छा भी लग रहा है. सो थैंक यू सो मच. चलिए अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. अब पॉवर्टी को मेजर करेंगे प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में. यानी कि जब आपके ब्रिटिशर्स रह रहे थे उस इंडिया में पॉवर्टी कैसी थी, और जब आपके ब्रिटिशर्स के बाद जब हमें आजादी मिली तब हमारी पॉवर्टी किस तरीके की थी, तब गरीबी कैसी थी. ठीक है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमिक्स, तो सारी चीजें किसके आसपास रिवॉल्व करेगी, इंडिया के आसपास. तो अब गरीबी देखेंगे, इंडिया में पहले ब्रिटिशर्स का भी काफी रोल रहा, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर गरीबी कैसी थी, और जब हमें आजादी मिली, इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद क्या था. चलिए पढ़ना शुरू कीजिए. Measurement of poverty pre and post independent India. In the pre-independent India, Dadabhai Naroji was the first person to discuss the concept of poverty line. He used the jail cost of living to calculate the poverty line. He used the menu of a prisoner and used appropriate prevailing prices to arrive at the cost of consumptions of an adult prisoner. Termed this consumption cost as jail cost of living. As only adults stay in jail, he divided the population into two parts. He assumed that one third of the total population consists of children. One half of them, that is, one half of one third is equal to one sixth, consumed very little, while the other half, that is, one half of one third is equal to one sixth, consumed half of the adult diet. Third population consisted of adults and they consume full diet. Weighted average of consumption of three segments, the average poverty line comes out to be three-fourths of the adult jail cost of living. That is 1/6 multiplied by nil diet plus 1/6 multiplied by half diet plus 2/3 multiplied by full diet is equal to 1/6. 1/6 multiplied by 0 plus 1/6 multiplied by half plus 2/3 multiplied by 1 is equal to 3/4. क्या समझ में आया कि कुछ नहीं आया? कुछ नहीं। कुछ नहीं आया. चलिए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ. ठीक है, आई होप समझ में आ जाएगा. तो हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. यानी कि भाई जब हमें आजादी मिली उससे पहले वाले भारत में, और जब आजादी के बाद आजादी नहीं मिली थी, यानी कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब वही जब ब्रिटिशर्स का टाइम चल रहा था. तो लिखा है इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, Dadabhai Naoroji was the first person
to discuss the concept of poverty line. जो आपके दादा भाई नारोजी हैं, वो पहले पर्सन थे जिन्होंने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन को. ये जो गरीबी रेखा है, ये किसने डिस्कस की थी? दादा भाई नारोजी ने. अब अपनी बुक में इधर मार्क कर लो 1 मार्कर एमसीक्यू. 1 मार्क एमसीक्यू में आएगा ये क्वेश्चन कि किसने कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन को के बारे में बताया था. फर्स्ट पर्सन कौन थे? दादा भाई नारोजी. नाम याद रख लेना, यहाँ से 1 मार्कर बन सकता है. नाउ आगे लिखा है, he used the jail cost of living to calculate the poverty line. अब दादा भाई नारोजी की जो थ्योरी है ना, उन्होंने कैसे पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट किया उसके बारे में बताया गया है कि he used the jail cost of living. एक तो देखो ऐसा होता था कि जब ब्रिटिशर्स थे ना, वो ज्यादातर जो हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, जो इंडिया के लिए लड़ते थे, उनको उसमें डाल देते थे, क्या बोलते हैं, जेल के अंदर. तो अब इन्होंने सोचा जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को इन्होंने यूज किया इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पॉवर्टी लाइन. गरीबी रेखा को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने ये देखा कि जेल के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है. सो ही यूज्ड द मेन्यू फॉर अ प्रिजनर and used appropriate prevailing prices to arrive at the cost of consumption of an adult prisoner. देखो बहुत इंटरेस्टिंग है इनका कॉन्सेप्ट, इतना इंटरेस्टिंग है, अब इसको ध्यान से देखना. जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, हम अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालते हैं कि भाई हमारा रोज का खर्चा क्या है. घर में मम्मी पापा करते होंगे, अगर आपको नहीं पता होगा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग तो निकालते हैं ना कि भाई एक महीने में मेरा 20,000 का खर्चा हो रहा है, या 30,000 का खर्चा हो रहा है, या 40 का हो रहा है, 50 का हो रहा है. हर पर्सन का वेरी कर सकता है, ठीक है. बट मिनिमम अगर एक थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से चले तो मोटा मोटा 20,000 रुपए का खर्चा तो सबकी फैमिली में होता ही होता है. हाँ, तो जेल की कॉस्ट ऑफ लिविंग को इन्होंने सोचा कैलकुलेट करते हैं. कि इन्होंने सोचा, दादा भाई नारोजी ने सोचा. अब दादा भाई नारोजी ने जब ये सोचा कि यूज्ड द मेन्यू फॉर अ प्रिजनर, कि भाई एक मेन्यू होता है ना, जैसे खाने की टेबल पे मेन्यू होता है, तो इन्होंने एक मेन्यू लिया प्रिजनर के लिए और साथ में उसके प्रिवेलिंग प्राइसेस लगा दिए टू अराइव एट द कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द अडल्ट प्रिजनर. भाई जैसे हम लगाते नहीं कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो वो आपको बताएंगे हाँ जी दाल मखनी 150 रुपए की, या शाही पनीर 200 रुपए का, इस तरीके से चीजें लिखी होती हैं. तो उन्होंने बोला कि चलो अब कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालते हैं. तो उन्होंने प्रिजनर के लिए एक मेन्यू टाइप चीज बनाई और उसके साथ में उन्होंने प्रिवेलिंग प्राइसेस लिखे कि भाई ये इतनी कंजम्पशन कर रहा है तो इसका ये प्राइस और ये प्राइस और ये चीजें, इस तरीके से लिखा है इन्होंने. तो he termed this consumption cost as jail cost of living. उन्होंने बोला जो कंजम्पशन कॉस्ट है, यानी कि जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, उनको इन्होंने क्या बोला, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग. कि जेल के अंदर रहने के लिए, जेल के अंदर लिव करने के लिए जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो गई, एक साइड पे इन्होंने ये लिख दिया. As only adults stay in jail, he divided the population into 2 parts. वो कह रहे हैं कि सिर्फ जो बड़े लोग होते हैं वही जेल जाते हैं, उससे छोटे बच्चे को तो जेल में नहीं डालते ना. तो पॉपुलेशन को इन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. He assumed that 1/3 of the population consists of children. उन्होंने बोला एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, उसमें हमने ऐसे डिमार्केट कर दिया कि ये जो 1/3 हिस्सा है ना, 1/3 एक सर्कल का 1/3 जो हिस्सा है वो तो बच्चे हैं, ठीक है. 1/3 of the population consists of children and 1/2 of them, that is half of 1/3, ये मैथ्स है, half into 1/3 किया है तो कितना हो गया 1/6. consume very little, while other half 1/6 consume half of the adult diet. तो इन्होंने बता दिया कि एक तरीके से 1/6 बच्चे हैं और 1/6 अडल्ट हैं. भाई आधे, चलो हम अपनी तरफ से सिंपल एक मैथ्स लगाते हैं कि हमने बोला कि आधा, कितने हो गए, आधे हो गए आपके बच्चे और आधे हो गए अडल्ट. तो दोनों को इन्होंने पहले तो इस तरीके से बात किया. फिर आगे लिखा है 2/3 population consisted of adult as they consume the full diet.
2/3 पॉपुलेशन किसकी है? अडल्ट की है, क्योंकि वो फुल डाइट कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन में ओल्ड एज वाले भी लोग होंगे, उनके बारे में इधर बात नहीं की गई है। ओल्ड एज भी जेल में तो नहीं होंगे ना, चिल्ड्रन की बात की गई है, अडल्ट की बात की गई है, ओल्ड एज की बात नहीं की गई है। अब आगे लिखा है weighted average of consumption of 3 segments, the average poverty lines come out to be 3/4 of the adult jail costing of living. कुछ भी नहीं किया है बेटा जी, इधर इधर सिर्फ मैथ्स लगा है। मैथ्स में क्या लगाया है? इन्होंने लिखा है 1/6 अपॉन में नील डाइट। नील डाइट किसकी होगी? बच्चों की, ठीक है, बच्चे एकदम ना के बराबर खाते हैं। हाफ डाइट किसकी होगी? ओल्ड एज वालों की। फिर फुल डाइट किसकी हो गई? अडल्ट की हो गई। 1/6 प्लस 2/3, तो ये टोटल इनका क्या निकला? 3/4। आगे करो, नेक्स्ट पेज लेके रहो, इसको करते हैं, अभी समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा ठीक है, तो पीछे इतनी बात यहाँ पर समझ में आई। ये लर्न नहीं करना, ये कोई नहीं पूछेगा कि हाँ 1/6 इंटू नील डाइट, 1/6 इंटू हाफ डाइट और ये सब ये सब ये सब। इसमें सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है कि दादा भाई नौरोजी फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पॉवर्टी लाइन को डिस्कस किया। ये आपका पहला एमसीक्यू बनेगा यहाँ से। दूसरा, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, हाउ डिड ही कैलकुलेटेड इट, तो इन्होंने बोला कि इन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के थ्रू कैलकुलेट किया है, ठीक है। और ये इनका कैलकुलेशन का तरीका बताया गया है। अब कैलकुलेशन का तरीका आपसे एमसीक्यू में ये लोग नहीं पूछेंगे, पूछ नहीं सकते, और अगर पूछ भी लिया तो आपको समझ में तो आ ही गया है कि कैसे करना है। आया कि नहीं आया? कि भाई वो हिस्से में डिवाइड कर लिया इन्होंने कि 1/6 बहुत कम कंज्यूम कर रहा है और 1/6 कितना कंज्यूम कर रहा है? हाफ ऑफ अडल्ट डाइट। कि भाई जो बिल्कुल वेरी लिटिल बच्चे हो गए, हाफ अडल्ट डाइट किसकी हो गई? बूढ़ों की हो गई, ओल्ड एज वालों की हो गई हाफ अडल्ट डाइट। और फुल डाइट किसकी होगी? अडल्ट की होगी, जो कि 2/3 पॉपुलेशन है। तीनों लोगों की डाइट को प्लस कर दिया, 1/6 की नील डाइट, 1/6 की हाफ डाइट और 2/3 की फुल डाइट। जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो नील डाइट में तो 0 आ गया, हाफ डाइट में इन्होंने हाफ लिख दिया, आगे देखो ना इधर मैथ्स में हाफ लिखा है। फिर उसके बाद 2/3 में फुल डाइट में इन्होंने क्या किया? 1 लिख दिया, क्योंकि एक अगर सर्कल लेते तो पूरा 1, ठीक है, 1 लिखा, कैलकुलेट करा तो 3/4 आ गया। समझ में आया कैसे हुआ है? क्लैरिटी हुई? देखो बेटा, नील डाइट बच्चों की हो गई, हाफ डाइट किसकी हो गई? ओल्ड एज पीपल की हो गई, फुल डाइट किसकी हो गई? अडल्ट की हो गई। इन्होंने एक ही सर्कल के हिस्से किए थे, तो उन्होंने लिखा हाफ ऑफ 1/3। अगर इन्होंने बोला 1/3 हिस्सा उसका है, क्या बोलते हैं, बच्चों का, तो 1/3 हिस्सा किसका हो जाएगा? 1/3 बच्चों के लिए है, 1/3 ओल्ड एज के लिए, बाकी बच्चा कितना बेटा? 2/3, है ना कि नहीं? समझ में आया? तो इस तरीके से, क्योंकि 3 ही हिस्से होंगे ना एक सर्कल के आप 3 हिस्से कर दो, 3 हिस्से कर सकते हैं ना हम सर्कल के, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर मैंने 3 हिस्से किए सर्कल के, तो एक चिल्ड्रन, एक ओल्ड एज और एक अडल्ट, है ना। तो उसमें से एक हिस्सा 1/6 किसके लिए चला गया? चिल्ड्रन के लिए। 1/6 किसके लिए चला गया? ओल्ड एज के लिए। 2/3 किसके लिए चला गया? आपका अडल्ट के लिए। फिर तीनों की डाइट्स को देखो, फिर 1/6 बच्चों के लिए, उनकी डाइट क्या है? नील डाइट, तो इंटू 0 कर दिया। फिर 1/6 हाफ डाइट के लिए हाफ लगा दिया। फिर 2/3 फुल डाइट के लिए 1 लगा दिया। कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 3/4। इन्होंने इस तरीके से पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट किया। समझ में आ गया? बट ये कैलकुलेशन कभी भी नहीं पूछते कि कैसे इन्होंने कैलकुलेट किया, बिकॉज एमसीक्यू है, थ्योरी पेपर होता तो मे भी लिखने के लिए क्या पता कभी दे देते, बट ऐसा होगा नहीं। पर आपको समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट हुआ है? हाँ जी। कुछ डाउट है तो पूछ लो। नहीं। नहीं? चलो पढ़ लेना इसको, अगर कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नाउ, इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। अब पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या हुआ, चलिए इसको पढ़िए। In post-independent India,
There have been several attempts to identify the number of poor in the country. In 1962, the Planning Commission formed a study. In 1979, Task Force of Projections of Minimum Needs and Effective Consumption Demand was formed. In 1989, an expert group was constituted for the same purpose. Besides these bodies, many individual economists have also attempted to develop such a mechanism. क्या समझ में आया? कि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए जिसमें हमने जानने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि हमारी कंट्री के अंदर कितने पुअर पीपल हैं। तो उन्होंने बताया कि 1962 में एक प्लानिंग कमीशन फॉर्म हुआ जिसमें द प्लानिंग कमीशन जो था उन्होंने एक स्टडी ग्रुप फॉर्म किया इस चीज आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर 1979 में एक टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड फॉर्म हुआ था सेम पर्पस के लिए। और 1989 में एक एक्सपर्ट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट हुआ था नंबर ऑफ आइडेंटिफाई करने के लिए पुअर पीपल का। उन्होंने बोला कि इन बॉडीज के इन चीज़ों के बिसाइड्स बहुत सारे इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट ने भी ट्राई किया है ऐसा कुछ ढूंढने के लिए जिससे हम अपनी कंट्री के अंदर कितने भी पुअर हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए। हाँ जी, हाँ, सो बिल्कुल सही है कि इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया दादा भाई नारोजी ने तो जो किया वो दैट वाज regarding the pre-independent India. Now, when we are talking about the post-independent India, we are talking about there were several attempts made in order to identify the number of poor in the country. ठीक है, तो आपको अगर गरीब लोगों को पहचानना है कि कितने गरीब लोग थे एक कंट्री के अंदर, तो उसके लिए several attempts किए गए। जैसे कि in 1962 the planning commission formed a study group. प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी ग्रुप बनाया जिसके थ्रू उन्होंने सोचा कि वो ये फाइंड आउट करेंगे कि कितने गरीब लोग हैं एक कंट्री के अंदर। फिर आगे लिखा है इन 1979 टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड वाज फॉर्म। ठीक है, ये एक नाम है, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये नाम से भी 1 मार्कर आ सकता है बिकॉज जब हम एमसीक्यू वाला पेपर करते हैं तो हमें पता नहीं होता, हो सकता है 1 मार्कर आ जाए। तो 1962 में आप याद करेंगे कि प्लानिंग कमीशन था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के ये 1 मार्कर में आ सकता है और ईयर भी आ सकता है कि 1962 में प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड अ स्टडी ग्रुप और इसके थ्रू आपका नंबर ऑफ पुअर पीपल को आइडेंटिफाई किया। फिर इन 1979 टास्क फोर्स ऑन द प्रोजेक्शन ऑफ द मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। देखो, टास्क फोर्स से याद कर लेना, टास्क फोर्स से अगर लिखा हुआ आएगा तो याद कर लेना कि 1979 में इन्होंने कोशिश करी नंबर ऑफ पुअर पीपल को कैलकुलेट करने की। फिर आगे लिखा है इन 1989 एन एक्सपर्ट ग्रुप वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द सेम पर्पस। ठीक है, एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया। तो ये सारी चीजों को इन सारे ग्रुप्स ने मिलकर कोशिश करी कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में कितने गरीब लोग हैं उनको उनके बारे में जाना जा सके। समझ में आ गया? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बताओ, कुछ ना समझ में आया हो? आ गया। नहीं, चलो फिर आगे चलते हैं। 4.5 दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। अब जो पॉवर्टी लाइन है, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर से मैं ये बात कर रही हूँ कि गरीबी रेखा की हम बात कर रहे हैं, पॉवर्टी लाइन की हम बात कर रहे हैं। तो क्या है ये पॉवर्टी लाइन? जैसे मैथ्स में नंबर लाइन हो गया, हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम लाइन हो गया। ठीक है, अगर टाइम लाइन वाला वीडियो किसी ने नहीं देखा है देन आई रिक्वेस्ट यू, आप हिस्ट्री के अंदर टाइम लाइन वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं पॉवर्टी लाइन की, यानी कि गरीबी रेखा की हम बात कर रहे हैं। तो पॉवर्टी लाइन की हम बात कर रहे हैं। चलिए पढ़ के बता दीजिए क्या लिखा है और फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। Concept of poverty line. Poverty line is a cutoff point on the line of distribution which usually divides the population of the country as poor and non-poor. It can be determined in terms of calorie intake and monthly per capita expenditure (MPCE). The concept of poverty line is used to measure the extent of poverty in a country. People having income below the poverty line are called poor,
and the people having income above the poverty line are called non-poor. Poverty line tries to capture the socially acceptable minimum living standards which the society tries to fulfill. क्या समझ में आया? इन्होंने बोला है कि जो पॉवर्टी लाइन है वो एक कट ऑफ पॉइंट है जिससे हमें पता लगता है कि हमारी कंट्री में कौन लोग पुअर हैं और कौन लोग नॉन पुअर हैं. इट कैन बी डिटरमाइन, उन्होंने बोला है इसको कैलोरी इनटेक और मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के टर्म्स में भी ले सकते हैं, MPCE. फिर उन्होंने बताया जो लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन होते हैं उन्हें पुअर बोला जाता है, और जो लोग अबव द पॉवर्टी लाइन होता है उन्हें नॉन पुअर बोला जाता है. फिर उन्होंने बोला है कि जो पॉवर्टी लाइन है वो सोशली एक्सेप्टेबल मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स को कोशिश करती है उन्हें फुलफिल करने का. ठीक है. तो पॉवर्टी लाइन इज अ कट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन which usually divides the population of a country as poor and non-poor. यानी कि एक लाइन बना दी हमने. हमने बोला इस लाइन के नीचे जितने भी लोग हैं वो सब पुअर है, और इस लाइन के ऊपर जितने लोग हैं वो सब क्या है, नॉन पुअर है. ये लाइन कैसे बनती है कि भाई it can be determined in terms of calorie intake and the monthly per capita expenditure. इसको बुक में अंडरलाइन करो. It can be determined in terms of calorie intake and monthly per capita expenditure. MPCE की फुल फॉर्म भी 1 मार्कर में आ सकती है. When you are reading the text, read it very very carefully, क्योंकि आपका MCQ पेपर है. MCQ का मतलब होता है बेटा जी कि बुक की किसी भी लाइन से वो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं. और एक फायदा और भी है कि बुक के बाहर का कुछ नहीं आता. बोर्ड एग्जाम का जो पेपर बनता है ना, वो ऐसा बनाया जाता है कि एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा भी उस पेपर को कर सके. ठीक है, यानी कि जिसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है ना, वो अगर एक एनसीईआरटी की किताब से भी पढ़ रहे हैं तो वो एनसीईआरटी की बुक यूज करके भी उस बच्चे के भी 100 मार्क्स आ सके, इस हिसाब से पेपर बनाया जाता है. ठीक है, तो बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना है. ऑल्दो हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं, बट फिर भी ये किताब भी बहुत अच्छी है. ठीक है, तो कैसे हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैलोरी इनटेक, कि भाई कौन सा इंसान कितनी कैलोरी इनटेक कर रहा है. कैलोरी मतलब क्या, खाना किसको कितना मिल रहा है. हो सकता है किसी को सिर्फ पूरे दिन में एक ही रोटी खाने को मिल रही है, और किसी को पूरे दिन में 6-7 रोटी खाने को मिल रही है. हो सकता है ना कि 2 रोटी सुबह, 2 रोटी दोपहर को, 2 रोटी रात को. तो क्या वो बंदा गरीब होगा? वो नहीं होगा. जिसको 1 रोटी खाने को मिल रही है वो गरीब होगा. इस तरीके से कैलोरी इनटेक एंड मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, कि पर्सन एक मंथ के अंदर पर कैपिटा कितनी एक्सपेंडिचर कर रहा है, कितना खर्चा कर रहा है उसके ऊपर. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन अ कंट्री. क्यों हमने पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट लाए? कि ये देखने के लिए कि एक कंट्री के अंदर कितनी पॉवर्टी है, कितनी गरीबी है. सो इसके लिए 2 चीजें हैं. People having income below the poverty line are called poor. मान लो किसी के पास इतना पैसा नहीं है, वो कम है, गरीब है, तो जिनकी इनकम पॉवर्टी लाइन से बिलो है वो लोगों को क्या बोल दिया, पुअर. और जिनकी इनकम पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, अबव पॉवर्टी लाइन है, उनको बोल दिया नॉन पुअर. है ना, है कि नहीं? सो poverty line tries to capture the socially acceptable minimum living standards which the society tries to fulfill. तो poverty line क्या कर रहा है, tries to capture the socially acceptable minimum living standards. कि सोसाइटी में मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड क्या है. मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड वही होता है आपका रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लोथिंग शेल्टर. और बुक में आपकी शेल्टर की जगह वर्ड हाउसिंग लिखा हुआ है, उसको भी देख लेना. एक ही बात है, हाउसिंग बोलो या शेल्टर बोलो, एक ही बात होती है. और साथ में आज की डेट में 2 चीजें और ऐड ऑन हो गई हैं. क्या क्या है प्रियांशु जी, वो बता दो. फूड क्लोथिंग शेल्टर और क्लीन एयर है शायद.
क्लीन एयर तो बेटा जी हमारे एनवायरनमेंट में कहीं नहीं है क्लीन एयर। बताइए, दिल्ली में तो इतना पोल्यूशन है कि आप इतना वर्ल्ड में कहीं नहीं है। एजुकेशन। एजुकेशन और हेल्थ। बेटा जी क्लीन एयर नहीं है हमारे दिल्ली में, अमीरों को भी नहीं मिल रही क्लीन एयर तो। कोरोना टाइम में आपने देखा नहीं कितने लोग हवा की वजह से मरे हैं। तो हाँ, लेकिन हेल्थ एक पैरामीटर है, बट हेल्थ भी ये नहीं कि किसी को बहुत खूंखार कोई बीमारी है और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो फिर हम उसको उस बेसिस पे कंसिडर करें। बट मिनिमम हेल्थ सबको एक होनी चाहिए, बेसिक चीजें प्रोवाइड होनी चाहिए, है कि नहीं? है ना? क्लीन एयर मत लिख कर आना पेपर में, ठीक है? सुनते कहाँ हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, रोटी कपड़ा मकान याद नहीं हो रहा क्या? फूड क्लोथिंग शेल्टर, और फिर वो एजुकेशन और मिनिमम हेल्थ फैसिलिटीज, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज। भाई हेल्थ तो पहले है, कोरोना पैंडेमिक याद रख लेना, पैंडेमिक के टाइम पे आपको ये एमसीक्यू वाला अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अगर आप नहीं होते ये पैंडेमिक टाइम में, वरना फिर 100 नंबर के बोर्ड एग्जाम में लिख रहे होते आप, है कि नहीं? चलो उससे तो बच गए। ये तो सोचो भगवान तो ऊपर बैठ बैठ के कुछ अच्छा ही कर रहा है तुम्हारे लिए। चलिए, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, इसको पढ़िए। Determination of poverty line in India, monthly per capita expenditure or MPCE method is used to determine the poverty line. According to this method, monetary value per capita expenditure of the minimum calorie intake is calculated. Minimum calorie intake. The Planning Commission has defined poverty line on the basis of recommended nutritional experiments requirements of 24,000 calories per person per day for rural area and 2,100 calories per person in urban area. Higher calorie intake has been fixed for rural areas because the rural worker has to do greater physical work as compared to the urban worker. Monetary value of minimum calorie intake according to the Planning Commission, Tendulkar methodology, the minimum monthly per capita consumption expenditure MPCE in the year 2011 to 2012 is worked out to be rupees 816 per person in rural areas and 1,000 in urban areas. Poverty line divides the poor from non-poor. There are many kids of poor, the absolute poor, the very poor, and the poor. Similarly, there are various kinds of non-poor, the middle class, the upper class, and the rich. The very rich and the absolute rich. The poverty line divides the poor from the non-poor. हाँ जी, ऊपर करो, ऊपर ऊपर बेटा, थोड़ा सा और ऊपर करना। ऊपर वाला पैराग्राफ जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी, मुझे देखना है। ये वाला? अच्छा हाँ, ये मैंने पूरा कर दिया था ना, हाँ। कि जो लोग, भाई जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको पुअर बोल दिया, जो लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं उनको नॉन पुअर बोल दिया। और लास्ट पॉइंट ये था कि पॉवर्टी लाइन ट्राइज टू कैप्चर द सोशली एक्सेप्टेबल मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड विच द सोसाइटी ट्राइज टू फुलफिल। कि भाई सोसाइटी में आप मिनिमम चीजें अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये पॉवर्टी लाइन के थ्रू पता चल रहा है हमें, है ना? तो अगर राशन भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो बिलो पॉवर्टी लाइन के हो गए। अगर खाना वाना सब अच्छे से अफोर्ड कर पा रहे हैं तो फिर आप नॉन पुअर हो गए, पुअर नहीं माने जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। मैं एक सेकंड इसको समझा रही हूँ, 1 मिनट के लिए बस रिकॉर्डिंग पॉज करना, फिर स्टार्ट। मेरा वीडियो आ रहा है ना, वीडियो ऑडियो? हाँ, ठीक है। हाँ। सो चलिए पहले आप एक्सप्लेन कीजिए, आपको क्या समझ में आया, फिर मैं करूंगी। उन्होंने बताया कि जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर और जो हमारा एमपीसीई है वो मेथड हम पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, जिससे हमें एक पर्सन का मिनिमम कैलोरी इनटेक पता चलता है। तो उन्होंने बोला मिनिमम कैलोरी इनटेक, उसमें हमें बताया कि
जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनके लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है 2400 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे रूरल एरियाज में, और 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे अर्बन एरिया के लिए। और फिर उन्होंने बोला है कि जो हायर कैलोरी इनटेक है वो रूरल एरियाज के लिए इसलिए फिक्स की गई है क्योंकि जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो उनका ज़्यादा फिजिकल वर्क होता है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया के वर्कर्स से। फिर उन्होंने बोला है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक। फिर उन्होंने बोला है कि जो एक्सपेंडिचर है एक मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एमपीसी पे उससे, तो जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनके लिए है 816 रुपीज रूरल एरियाज के लिए, और 1000 जो है वो है अर्बन एरियाज के लिए। फिर उन्होंने बोला है कि जो पॉवर्टी लाइन है वो डिवाइड करती है पुअर को नॉन पुअर से। फिर उन्होंने बताया कि there are many kinds of poor, absolute poor, the very poor and the poor। फिर उन्होंने बोला है कि अ, फिर सिमिलरली उन्होंने बताया कि नॉन पुअर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे द मिडिल क्लास, द अपर मिडिल क्लास, द रिच, द वेरी रिच एंड द एब्सोल्यूट रिच। द पॉवर्टी लाइन डिवाइड्स द पुअर फ्रॉम नॉन पुअर। जो दो पॉवर्टी लाइन होती है वो पुअर को नॉन पुअर से डिवाइड करती है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया। वैसे तो मुझे लग नहीं रहा मुझे जरूरत है एक्सप्लेन करने की, बट फिर भी बता देती हूँ एक बार ऊपर ऊपर से, ठीक है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, कि अब हम पॉवर्टी लाइन को किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। हमने ऊपर में दो चीजें बात की थी। एक तो हमने बात की थी कैलोरी इनटेक की, कि कितनी हम कैलोरी ले रहे हैं। और दूसरी हमने क्या बात की थी, दूसरी हमने बात की थी कि भाई एमपीसीई की बात की थी, यानी कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है किस पर्सन का। सो इन इंडिया मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए हमने एमपीसीई का यूज किया है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, मॉनेटरी वैल्यू पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ द मिनिमम कैलोरी इनटेक इज कैलकुलेटेड, कि भाई कितनी मिनिमम कैलोरी इनटेक करना चाहिए वो कैलकुलेट किया जाता है। सो मिनिमम कैलोरी इनटेक, द प्लानिंग कमीशन हैज डिफाइंड पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स of 2400 calories per person a day from rural area। देखिए, जो रूरल एरिया में लोग होते हैं उनको कैलोरी ज्यादा चाहिए होती है। क्यों ज्यादा चाहिए होती है? क्योंकि वो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं। अर्बन एरिया में आपके और मेरे जैसे लोग, हम लोग फिजिकल वर्क करते हैं क्या? नहीं करते। हम लोग चेयर कुर्सी पे बैठ के पढ़ने लिखने का काम करते हैं ज्यादातर, तो हमारा फिजिकल वर्क इतना नहीं है। बाहर बच्चे शोर मचा रहे हैं, आवाज आ रही है क्या? नहीं ना? अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आ रही तो 2400 calories per person a day for rural areas and 2100 calories per person a day in urban areas। तो ये यहाँ से आपका वन मार्कर बन सकता है। पूछ लेंगे कि कितनी कैलोरीज अर्बन एरियाज के लिए और कितनी कैलोरी रूरल एरिया के लिए, है कि नहीं? पूछ लेंगे। तो फिर आगे लिखा है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक। मिनिमम कैलोरी इनटेक के लिए पैसा कितना लग रहा है? तो अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन, आगे ये याद रखना, तेंदुलकर मेथोडोलॉजी, कि कितना मेथोडोलॉजी में लग रहा है। द मिनिमम मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर व्हिच इज योर एमपीसीई in 2011 and 12 is worked out to be 816 rupees per person in rural areas and 1000 rupees in urban area। कि 816 रुपए रूरल एरिया के लिए और 1000 रुपए अर्बन एरिया के लिए, इतना उनकी कैलोरी के ऊपर लगना चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम लग रहा है या कम पैसे हैं उनके पास में तो वो पुअर है, अगर इससे ज्यादा है तो वो पुअर नहीं है। समझ में आया? अब आगे कर रहे हैं। पॉवर्टी लाइन डिवाइड्स द पुअर फ्रॉम नॉन पुअर। पुअर और नॉन पुअर को डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? अब ये नीचे ये जो टेबल टाइप से बना हुआ है ना, इसको देखो। ये जो टेबल है, ये जो ब्लू ब्लू आपको लाइन शो हो रही है, दैट इज पॉवर्टी लाइन। ठीक है, गरीबी रेखा। बोल रहे हैं पुअर, वेरी पुअर और एब्सोल्यूट पुअर एक साइड आ गए, विच इज योर पुअर।
और नॉन पुअर में कौन कौन आएंगे? नॉट सो पुअर, खाने को मिल रहा है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, ठीक है, चाहे वो शेल्टर टेम्परेरी हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, दी वेरी रिच, मिलेनियर्स एंड बिलेनियर्स। तो इस तरीके से नॉन पुअर आ गए आपके, और इस तरफ कौन आ गए आपके? पुअर आ गए, और बीच में आपकी पॉवर्टी लाइन आ गई। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर